जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, एसएससी एमटीएस की सभी शिफ्ट्स को देखते हुए मैंने एक वीडियो में उन सभी प्रश्नों को कंप्लीट किया है जो आपकी आने वाली शिफ्ट में आपसे पूछे जाएंगे। तो साथियों, इससे बाहर आपका पेपर नहीं आ सकता। तो आइए साथियों, बहुत अच्छे तरीके से सुपर फास्ट क्विक रिविजन में इस वीडियो को देखिए और हंसते हंसते अपने एग्जाम को क्रैक कीजिए। तो पहला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले हम लोग सामान्य ज्ञान के, उसके बाद करंट अफेयर के, उसके बाद साथियों इंग्लिश के और रीजनिंग और मैथ, यानी कि पूरा आपका एक्सपेक्टेड पेपर होगा जैसा आपका पेपर आपसे एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि बेंगलुरु शहर को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। देखिए, बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है, बिल्कुल सही। सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है बेंगलुरु शहर को, और इलेक्ट्रॉनिक नगर भी कहा जा सकता है। तो मैं कहूंगा कि इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि मकर संक्रांति साथियों ये क्या है। तो ये तो फसल काटने का त्यौहार है। ये क्या है आप लोग ध्यान रखेंगे, ये फसल काटने का त्यौहार है। आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा या बुथाड़ू, पुथाड़ू, विशु और बिसुआ, संक्रांति, ये सभी त्योहार हैं। ये किस इवेंट का जश्न मनाते हैं। तो ये सभी की अगर बात करें, ये नए साल की शुरुआत है साथियों, नए साल की शुरुआत है अलग अलग जगह पर, अलग अलग राज्यों में। तो मैं कहूंगा कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता कहा जाता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आपको ग्वालियर घराना बताना है। क्यों? क्योंकि ख्याल गायकी जन्मदाता ग्वालियर घराने को ही कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भद्रा वन्यजीव अभयारण्य साथियों किस राज्य में है। तो ये किस राज्य में है? ये कर्नाटक में है। क्या ये कर्नाटक में है? आप सभी लोगों को याद रखना है, आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। साथियों, मैं वो सभी क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा जो आपके शिफ्ट में आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए साथियों आप पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि अभी तो साथियों वीडियो की शुरुआत है, अभी तो सामान्य ज्ञान चल रही है, जीके जीएस। इसके बाद साथियों इंग्लिश को मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं, और रीजनिंग को और पूरी मैथ को साथियों बहुत शानदार क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे। देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में नेओरा वैली नेशनल पार्क है, मुझे बताइए। तो अगर बात करें साथियों, नेओरा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में। कहां पर है साथियों? पश्चिम बंगाल में है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब यहां पर अगर बात करें, देखिए एसएससी एमटीएस की जब हम बात करते हैं साथियों 2024 की एग्जाम की, अब तक आपकी कैसी शिफ्ट आ रही हैं, कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए साथियों आपके लिए 10 प्रैक्टिस पेपर तैयार किए गए। मेरा मानना है कि इन प्रैक्टिस पेपर में वो सारे क्वेश्चन साथियों आप देखेंगे जो आप तकरीबन लगभग, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वही क्वेश्चन आपसे आ जाएं। तो मैं कहूंगा साथियों 10 मॉडल पेपर आपको दिया जा रहा है और इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको दी जा रही है साथियों करंट अफेयर की, क्योंकि करंट अफेयर के भी समझ लीजिए 7 से 8 क्वेश्चन आपसे साथियों पूछे जा रहे हैं। तो मैं कहूंगा अगर इन दोनों पीडीएफ को आप सरसरी निगाहों से एक बार देखकर चले जाएंगे एग्जाम से पहले तो 65 से 75% पेपर आपका इन्हीं दो पीडीएफ से आ जाएगा। तो इन दोनों पीडीएफ की अगर बात करें, 45 रुपए में दोनों पीडीएफ आपको दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में साथियों लिंक है, ठीक है ना। तो सिर्फ 45 रुपए में साथियों पीडीएफ दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एसएससी एमटीएस पीडीएफ करके लिखा होगा डिस्क्रिप्शन में। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा। उस क्यूआर कोड पर साथियों आप 45 का पेमेंट करके इन दोनों पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं जाएगा। उसके बाद देखिए ओशनिक नेशनल पार्क ये कहां पर स्थित है। तो ये कहां पर स्थित है? ये साथियों कच्छ में है। कहां पर है ओशनिक नेशनल पार्क? साथियों कच्छ में है। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रिया की राजधानी आपसे पूछी जा रही है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी साथियों वियना है। क्या है साथियों? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मैड्रिड कहां की राजधानी है, मुझे बताइए। तो मैड्रिड की अगर बात करें, या अगर आपसे पूछा जाए स्पेन की राजधानी क्या है, तो आपको मैड्रिड बताना है। क्या आपको बताना है? मैड्रिड आपको बताना है। निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य पक्षी आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो राजस्थान की अगर बात करते हैं कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। तो सोन चिड़िया की अगर बात करें, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं साथियों, सोन चिड़िया ही राजस्थान का राज्य पक्षी है। उसके बाद देखिए मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, बताइए। तो मूसी नदी के किनारे ही हैदराबाद बसा हुआ है, आप लोग ध्यान रखेंगे। जिनका भी आंसर, जो लोग भी साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है।
है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर है। तो ये साथियों अगर बात करें कि जमशेदपुर, तो ये साथियों स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है, ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है। तो ये तो साथियों सब दिल्ली सल्तनत से संबंधित है, आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक है। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर क्यों अधिक है? क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अधिक बनी हुई है। अब देखिए जन्म दर मृत्यु दर की अपेक्षा कम घटी हुई है, या मृत्यु दर में कमी किंतु जन्म दर में अधिक बनी। देखिए जब जन्म यानी कि लोगों का जन्म ज्यादा होगा और मृत्यु कम होगी तभी तो साथियों जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो आपका सबसे सटीक ऑप्शन जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारत की संसद यानी कि पार्लियामेंट ये किस मॉडल पर आधारित है। तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि ये संसद किस मॉडल पर आधारित है तो आपको बताना है ब्रिटिश पार्लियामेंट पर आधारित है। सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा। ध्वनि प्रबलता की इकाई साथियों क्या है बताइए। तो ध्वनि प्रबलता की इकाई बेल भी है, फोन भी है, डेसिबल भी है, यानी कि आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए मानव नेत्र के निम्नलिखित में से किस भाग पर चित्र बनता है। तो साथियों जो चित्र बनता है ना वो तो रेटिना पर बनता है। किस पर चित्र बनता है? रेटिना पर चित्र बनता है। उसके बाद देखिए एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आंख के बीच न्यूनतम दूरी साथियों कितनी होनी चाहिए मुझे बताइए। तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि किसी वस्तु को अगर आप क्लियर देखना चाहते हैं तो आपकी नजरों में यानी कि आपकी आंखों से उस वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा एक पुरुषों का हार्मोन है मुझे बताइए। तो अगर टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं साथियों, टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं तो ये पुरुष हार्मोन है। उसके बाद देखिए हाल ही निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। तो अगर आपसे साथियों पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर में भी और हरियाणा में भी, यानी कि सवाल का जवाब आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए किसने यानी कि किसे प्रवर्तन निदेशालय का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है मुझे बताइए। करंट अफेयर के सवाल हैं जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। राहुल नवीन नाम आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय के नए डायरेक्टर राहुल नवीन को नियुक्त किया गया। उसके बाद देखिए 28वां केंद्र एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन ये कहां पर संपन्न हुआ है साथियों? ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। ये कहां पर संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। उसके बाद देखिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है साथियों? उत्तर प्रदेश ने किया है। यह भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि किस देश में 15 अगस्त के दिन को राष्ट्रीय शोक के रूप में मनाया जाता है? तो कहां पर मनाया जाता है साथियों? बांग्लादेश में, यानी कि बांग्लादेश में 15 अगस्त के दिन को एक राष्ट्रीय शोक के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, देखिए तकरीबन 25 सवाल 24-25 सवाल आपने देखे जीके के प्लस करंट अफेयर के। अब पूरे साथियों 25 क्वेश्चन आप लोग देखेंगे इंग्लिश के, और इंग्लिश को साथियों मैं आपको कैसे पढ़ाता हूं आप लोग देखिएगा। मेरा मानना है क्योंकि जीएस और इंग्लिश आपकी बहुत शानदार होना चाहिए अगर आप एमटीएस के एग्जाम को पास करना चाहते हैं। तो देखिए पहला सवाल है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम की अगर बात करें मैं आपको हर बार बताता हूं, इडियम का मतलब होता है मुहावरा, ठीक है ना। अब ये एक मुहावरा है टू टेक पेन्स। क्या टू टेक पेन्स की अगर बात करें, टू टेक पेन्स का मतलब क्या होता है साथियों? बहुत कोशिश करना, बहुत कोशिश करना इसका मतलब होता है। तो अब आपको बताने कौन सा ऑप्शन ये कहता है कि बहुत कोशिश करना। क्या साथियों अगर बात करें वेट एनेक्सली की अगर बात करें नहीं, टू बी इन्वॉल्व की अगर बात करें नहीं, टू गेट इंजर्ड की बात करें नहीं, मेक एफर्ट्स यानी कि एफर्ट्स का मतलब क्या होता है? एफर्ट्स, एफर्ट्स लगाना यानी कि कोशिश करना। तो मेक यानी कि एक तरीके से टू मेक एफर्ट्स को कह सकते हैं कोशिश करना। तो मैं कहूंगा टू मेक पेन्स का मतलब हो जाएगा टू टेक पेन्स का मतलब हो जाएगा टू मेक एफर्ट्स। तो आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए आफ्टर ए हेक्टिक डे ऑल ही वांटेड वाज टू रेस्ट इन। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए अब यहां पर अगर बात करें साथियों, जब दिक्कत वाले दिन चलते हैं तो उसके बाद ऑल ही वांटेड सब चाहते हैं रेस्ट, यानी कि उनको क्या मिले? उनको थोड़ा सा शांति मिले। तो काल्म आएगा, टर्मोइल आएगा, क्विट आएगा नहीं साथियों, साइलेंस आना चाहिए यानी कि शांत आना चाहिए। तो मैं कहूंगा यहां पर आपका कौन सा वर्ड आ जाएगा? एक तरीके से साथियों साइलेंस यहां पर वर्ड आ जाएगा। उसके बाद देखिए सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम चाइल्ड्स प्ले। क्या साथियों चाइल्ड्स प्ले की अगर बात करें यानी कि बच्चों का खेल, हम कह सकते हैं साथियों चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है आसान काम। क्या? बहुत आसान काम।
क्योंकि बच्चों का काम बहुत आसान काम, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ये कहता है आसान काम। तो फेयर बिहेवियर नहीं, समथिंग दैट इज वेरी इजी यानी कि कुछ ऐसा जो बहुत आसान है, बिल्कुल ये और ये बिल्कुल रिलेट कर रहा है, तो मैं कहूंगा कि यही आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में आपको बताना है, यानी कि एक पूरा सेंटेंस लिखा होगा और उसके लिए सिर्फ एक वर्ड में आपको आंसर बताना होगा। कहने कि ए पर्सन हु हेल्प्स विलिंगली विदाउट बीइंग पेड फॉर इट, यानी कि एक बंदा जो मदद करता है बिना किसी पेड के, उसको क्या कहते हैं, उसको लीडर कहते हैं, उसको लीडर कहते हैं, या साथ उसको वॉलंटियर कहते हैं, बेगर कहते हैं, बेगर नहीं कहेंगे, वर्कर साथियों मजदूर हो जाएगा, ठीक है ना, बेगर भी नहीं कहेंगे, उसको साथियों वॉलंटियर कहेंगे। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। क्योंकि वॉलंटियर को एक तरीके से बात करें तो स्वयं सेवक भी कहते हैं, यानी कि वो किसी एक तरीके से वेतन के साथ अपना काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अब आपको बताना है साथियों सिनोनिम, किस वर्ड का, एस्टिमेट वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है। एस्टिमेट वर्ड का मतलब पता क्या होता है, किसी भी चीज का मूल्यांकन करना, क्या किसी भी चीज का आकलन करना या किसी भी चीज का मूल्यांकन करने को कहते हैं भाई एस्टिमेट, ठीक है। तो आपको बताना है एसएस डिस्कवर, देखिए डिस्कवर का मतलब तो खोज हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व का मतलब समाधान हो जाएगा, बिलीव का मतलब विश्वास होगा, लेकिन असेसमेंट अगर यहां पर लिखा होता है असेसमेंट, तो असेसमेंट का मतलब भी होता है साथियों मूल्यांकन करना। तो मैं कहूंगा कि एस्टिमेट का सिनोनिम क्या बनेगा, एसएस बनेगा, और एसएस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला एक क्वेश्चन है कि गो बैक ओवर द सेम रूट दैट वन हैज जस्ट टेकन। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, आपको बताना है, देखना क्या होगा यहां पर राइट आंसर। देखिए गो बैक ओवर द सेम रूट, यानी कि सेम रास्ते पर वापस चले जाना, दैट वन हैज जस्ट टेकन। तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर री रूट कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, री रूट कहेंगे। देखिए इसका मतलब जो होगा निष्कर्ष एक तरीके से वापस जाना होगा, इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या होगा, वापस जाना। तो रीरूट का मतलब वापस जाना नहीं होता है, रिटर्न का मतलब क्या होता है साथियों, वापस जाना, ठीक है ना। तो या डेटवर्क, देखिए यहां पर अगर बात करें रिट्रेस, यहां पर आंसर हो सकता है, क्या रिट्रेस आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर बात करें साथियों रिटर्न का और रिट्रेस का मतलब थोड़ा सा सेम है, थोड़ा सा सेम है, लेकिन अगर ये सवाल आता है साथियों तो रिटर्न की जगह आपको रिट्रेस लगाना है, क्योंकि रिट्रेस ज्यादा बेस्ट है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए भाई उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आपको बताने कि इन चारों वर्ड में से कौन सा आपको वर्ड गलत लग रहा है, मुझे बताइए। देखिए बुटीक की अगर बात करें तो बुटीक की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, BOUTIQUE, ठीक है ना। होनोरेरियम की अगर बात करते हैं साथियों, होनोरेरियम की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। एक्वेरियम की अगर बात करते हैं साथियों, एक्वेरियम की अगर बात करें, देखिए यहां पर अगर बात करें, देखिए स्पेलिंग ये होना चाहिए थी AQUARIUM ऐसे करके होना चाहिए थी, क्या AQUARIUM होना चाहिए थी, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा इसकी स्पेलिंग गलत थी, सही क्या होगी ये भी मैंने आपको बता दिया, यानी कि यहां पर ए नहीं है। अब ए नहीं है तो यही तो आपकी गलती है, गलती क्या मतलब क्वेश्चन में गलती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, फिर से आपको बताने के स्पेल्ट यानी कि इनकरेक्ट स्पेल्ट वर्ड आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए यहां पर लगा है साथियों नेगोटिएट, क्या नेगोटिएट की अगर बात करें इसका मतलब होता है बातचीत करना, इसका मतलब क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है बातचीत करना, नेगोटिएट करने का मतलब बिल्कुल साथियों। अगर रेफर लिखा हुआ है, रेफर लिखा हुआ यहां पर साथियों होना क्या चाहिए था, रेफरी होना चाहिए था, यानी कि REFEREE होना चाहिए था, रेफरी, ठीक है, जो रेफरी होते हैं। तो मैं कहूंगा इस वर्ड की स्पेलिंग मुझे गलत लग रही है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। उसके अलावा मिरेक्युलस की अगर बात करें, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही, कहते नहीं भाई मिरेकल हो गया, अद्भुत हो गया। और सैटेलाइट मतलब क्या होता है साथियों, उपग्रह होता है, इसकी भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। तो मैं कहूंगा कि जिनका आंसर जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अभी रीजनिंग होगी, मैथ होगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि पूरा एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर मैं आपको करवा रहा हूं। तो मेरा मानना है कि अगर आप धैर्य के साथ देखेंगे, क्योंकि साथियों धैर्य बहुत जरूरी है। अगर आप वाकई में एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, MTS की जो एक अच्छी जॉब कहलाई जाती है, लेना चाहते हैं साथियों, तो इस वाली जो मेहनत आपको करना पड़ेगी, ठीक है ना। एक हार हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरी हार को पूरा दूसरी बार मतलब आपको ऐसे कोशिश करना है कि किसी भी कीमत पर
पर वो सीट आपकी जाने ना पाए। यानी कि आप इतनी मेहनत कीजिए जितना कोई बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है। तो मैं आपको साथियों पूरी जान लगा के पढ़ा रहा हूं, बहुत मेहनत के साथ पढ़ा रहा हूं। जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनेंगे वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप भी पूरा अपना बिल्कुल समर्पण कर दीजिए। मतलब बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, मेहनत के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। परसीव की जब हम बात करते हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि इसका सिनोनिम क्या होगा, परसीव का, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए परसीव का मतलब क्या होता है। परसीव का मतलब होता है साथियों जाना। क्या परसीव का मतलब होता है साथियों जानना, किसी को जानना, किसी को पहचानना, परसीव हम लोग कह सकते हैं। तो अब आपको बताना है साथियों डिस्कस क्या इसका मीनिंग होगा। डिस्कस का मतलब तो साथियों तर्क वितर्क करना होता है, तर्क करना। प्रेजेंट की अगर बात करें साथियों, इसका मतलब होता है भाई प्रेजेंट में है, वर्तमान में है। और डिक्लेयर का मतलब हो जाएगा साथियों घोषित करना। मैं कहूंगा साथियों रिकॉग्नाइज की अगर बात करते हैं, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। क्या रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। तो कहीं ना कहीं जानना पहचानना, यानी कि परसीव का सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिकॉग्नाइज हो जाएगा। रिकॉग्नाइज हो जाएगा तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपको यहां पर देखना है साथियों और बताना है कि इस सवाल का सही जवाब आपका क्या हो सकता है। आपको एंटोनिम बताना है। क्या बताना है साथियों, आपको एंटोनिम बताना है डिसीव का। तो सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए डिसीव का मतलब क्या होता है। डिसीव का मतलब होता है साथियों धोखा करना। क्या करना, धोखा करना इसका मतलब होता है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, सपोर्ट करना। सपोर्ट करना या बैटरी का अगर बात करें साथियों, बैटरी का मतलब भी होता है धोखा करना। तो ये तो सिनोनिम हो जाएगा, एंटोनिम नहीं होगा। डेल्यूट की अगर बात करें, किसी चीज को भुलाना, तो उसको डेल्यूट कहा जाता है। प्रिटेंड की अगर बात करें, बहाना करने को, बहाना बनाना, बहाना करने को साथियों प्रिटेंड कहते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं सपोर्ट करना, सपोर्ट करना मतलब क्या, किसी का साथ देना। तो किसी को धोखा देना या किसी का साथ देना एक दूसरे के अपोजिट है। मैं कहूंगा यही इसका एंटोनिम हो जाएगा। यानी कि डिसीव का एंटोनिम क्या होगा साथियों, सपोर्ट होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है। ये क्वेश्चन साथियों अगर बात करें, यहां से आपको देखना है, ये साथियों 4 सेगमेंट में पूरा क्वेश्चन बटा हुआ है। आपको बताने कि दिक्कत कहां पर है। ईच ऑफ स्टूडेंट वर, अब यहां पर एक सेगमेंट हो गया। प्रेजेंट फॉर द, क्या प्रेजेंट फॉर, अब यहां पर एक सेगमेंट हो गया। द वैलेडिक्टरी सेशन, क्या वैलेडिक्टरी सेशन दैट नाइट। तो आपको बताना है दिक्कत साथियों कहां पर है, मुझे बताइए। देखिए ईच ऑफ स्टूडेंट्स, अब यहां पर ये जो आया है ना ईच ऑफ स्टूडेंट, ये प्लरल नहीं है, ये हो गया साथियों सिंगुलर। ये क्या हो गया है, ये सिंगुलर हो गया है। तो सिंगुलर आ गया है साथियों, वाज आना चाहिए, वर नहीं आना चाहिए। तो मैं कहूंगा दिक्कत कहां पर है साथियों, इसकी जगह पर वाज आना चाहिए, वर नहीं आना चाहिए। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग या अम्यूजिंग स्टोरी को क्या कहा जाएगा, मुझे बताइए। चलिए, तो उसको साथियों एनेक्डोट कहा जाता है। अगर कोई शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है, म्यूजिंग स्टोरी है, उसको साथियों एनेक्डोट कहा जाता है। ये आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। क्योंकि मिथ की अगर बात करें, मिथ को कहते हैं साथियों कल्पना, कहीं ना कहीं कल्पना कहते हैं। भाई ये मिथ है, सच्चाई नहीं हो भी सकती है, हो सकता हो कल्पना हो। एपिक की अगर बात करें साथियों, महाकाव्य को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाकाव्य को कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और लीजेंड की अगर बात करें साथियों, कथा को कहा जा सकता है लीजेंड। खैर अगला सवाल देखिए साथियों, एंटोनिम आपसे पूछा जा रहा है ओपेक्यू का। तो ओपेक्यू का एंटोनिम की अगर बात करें, सबसे पहले मालूम होना चाहिए इसका मतलब क्या होना चाहिए। देखिए एक चीज होती है पारदर्शी, जिसके आर पार आप देख सकते हैं, लेकिन एक चीज होती है जिसके आर पार आप नहीं देख सकते हैं, उसको कहते हैं अपारदर्शी। क्या, उसको क्या कहते हैं साथियों, उसको अपारदर्शी कहते हैं। तो ओपेक्यू का मतलब अपारदर्शी ही तो होता है, लेकिन इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा साथियों, इसका एंटोनिम पारदर्शी हो जाएगा। तो पारदर्शी की मीनिंग क्या साथियों, डेंस है? नहीं, डेंस का मतलब तो नहीं होता है पारदर्शी। क्या साथियों एक तरीके से हैजी है? हैजी भी नहीं है। मिस्टी है? मिस्टी भी नहीं साथियों। क्लियर हम लोग कह सकते हैं, अगर कोई चीज क्लियर है यानी कि वो पारदर्शी है। तो मैं कहूंगा कि ओपीटी का, ओपीक्यू का साथियों एंटोनिम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। देखिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। मैं आपकी तारीफ करता हूं, आपकी क्लास की थोड़ी ना तारीफ कर रहा हूं। और क्लास मतलब ये है कि भाई एक तरीके से जो क्लास में जो लोग बैठे हुए, जो लोग यहां पर इसको ले रहे हैं, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं कि जो आप इसके आंसर बता रहे हो,
ना तो मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं और ना मैं जो पढ़ा रहा हूं क्लास उसकी तारीफ कर रहा हूं, मैं आपकी तारीफ करता हूं आपको मोटिवेट करने के लिए। ठीक है कि अगले क्वेश्चन में और थोड़ा आप दिमाग लगाओ कि क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप दिमाग नहीं लगाते हो तो नहीं कर पाते हो। अगर उसमें दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो विचारो, थोड़ी सी मेहनत डालो, एफर्ट डालो साथियों, तो वो क्वेश्चन आप कर डालोगे बहुत आराम से। तो इसलिए मैं आपकी तारीफ करता हूं कि आप मोटिवेट हो और आप उसमें जान लगाओ और उसको बिल्कुल सही तरीके से आंसर दे दो। खैर अगला सवाल है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन साथियों, फिर से है लैक ऑफ फीलिंग। आपको बताना है इसका मतलब क्या होगा, बताइए। देखिए लैक ऑफ फीलिंग मतलब फीलिंग की कमी, किसी के अंदर अगर फीलिंग नहीं है साथियों, बिल्कुल एकदम क्या शांत, एक तरीके से कह सकते हैं बिल्कुल उदासीन है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, देखिए उसको एपैथी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, एपैथी। क्योंकि एम्पैथी का मतलब होता है साथियों सहानुभूति। क्या एम्पैथी का मतलब क्या होता है, एम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों एपैथी, आपका यहां पर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि एक तरीके से इसको उदासीनता कहा जाता है, इसको उदासीनता कहा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों गिफ्ट ऑफ द गैप, क्या गिफ्ट ऑफ द गैप, इसका मतलब साथियों आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए देखिए अगर कोई बहुत गिफ्ट ऑफ द गैप यानी कि एक किसी को उपहार मिला हुआ है बोलने का, यानी कि वो बहुत अच्छा बोलता है, कॉन्फिडेंटली बोलता है, वो स्पीच वगैरह सब कुछ अच्छे से स्पीक करता है, क्लियरली बोलता है, तो ये उसका मतलब हो जाएगा। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया इस इडियम का गिफ्ट ऑफ द गैप। तो आपको बताने के एबिलिटी टू ड्रा स्केच मतलब एक स्केच को बनाने की योग्यता नहीं, एबिलिटी टू स्पीक इन ए सार्कास्टिक टोन या एबिलिटी टू स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड क्लियरली, बिल्कुल साथियों उसके पास कौशल है बोलने का कॉन्फिडेंटली एंड क्लियरली, इसको ही कहा जाएगा गिफ्ट ऑफ द गैप। इसलिए सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर सी के साथ था तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन बताइए वर्ड। चलिए यानी कि इमर्स की जब हम बात करते हैं साथियों, इमर्स का आपसे सिनोनिम पूछा जा रहा है, तो इमर्स का मतलब पता क्या होता है, इमर्स का मतलब होता है डुबो देना। क्या किसी चीज को साथियों डुबो देने को ही क्या कहा जाता है, इमर्स। तो मैं कहूंगा इसका आपको बताने साथियों सिनोनिम क्या हो जाएगा, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए देखिए इमीडिएट की अगर बात करें तो इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, ये तो साथियों इसका नहीं हो सकता। सबमिशन की अगर बात करें भाई बहुत ही दयालु, बहुत ही विनम्रता, इसको कहा जाता है, ठीक है ना, इमोरल भी नहीं होगा। मैं कहूंगा सबमर्ज की अगर बात करें तो इमर्स का मतलब भी होता है डुबो देना और सबमर्ज का मतलब भी होता है कहीं ना कहीं डुबो देना। तो मैं कहूंगा कि साथियों इमर्स का सिनोनिम क्या हो जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा। सबमर्ज हो जाएगा तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए इफ यू डू नॉट पे योर डेप्ट यू विल बी इम्प्रिजन्ड, ठीक है। अब खाली जगह में आपको बताने साथियों कि आखिर आएगा क्या, बताइए। इफ यू डू नॉट पे, अगर आप अपना नहीं दोगे, क्या नहीं दोगे, डेप्ट यानी कि कर्ज अगर आप अपना नहीं दोगे, यू विल बी इम्प्रिजन यानी कि आपको दिक्कत होगी, ये होगा। तो डेबिट आना चाहिए साथियों, या डीड या डैमेज। मैं कहूंगा साथियों डेप्ट का मतलब कर्ज होगा, यानी कि अगर आप अपना कर्ज नहीं दोगे तो आपको क्या होगी, इम्प्रिजन्ड होगी, यानी कि आपको दिक्कत वगैरह हो सकती है, ठीक है। आपको एक तरीके से बंदिश में आप आ सकते हो, यानी कि आपको एक तरीके से पकड़ा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, आपको साथियों पकड़ा जा सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि गलत आपको वर्ड बताना है, इसमें से साथियों कौन सा है, देखिए और बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। देखिए एक्यूज की अगर बात करते हैं, एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना और इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। प्रोग्रेस की अगर बात करते हैं साथियों, प्रोग्रेस का मतलब कहते नहीं भाई आपकी प्रगति हो रही है, क्या आपकी प्रगति हो रही, तो इसकी भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर साथियों एक्लेम की अगर बात करें, एक्लेम का मतलब की अगर बात करें, देखिए इसकी स्पेलिंग सही की अगर बात करें ACCLAIM, एक्लेम होना चाहिए। और इसका मतलब क्या होता है, तारीफ करना यानी कि प्रशंसा करना इसका मतलब होता है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं साथियों विज्ञस की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या होता है भाई, बहुत शातिर है, क्या बहुत शातिर है। तो मैं कहूंगा किस वर्ड की स्पेलिंग गलत है, ऑप्शन नंबर सी वाले की गलत है। सही क्या है वो भी मैंने आपको बतला दी। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है एग्रेसिव का। तो एग्रेसिव की अगर बात करें इसका एंटोनिम क्या हो सकता है भाई, किसी को अगर बहुत मान लीजिए गुस्सा आ गया है और वो आक्रामक हो गया,
गया। क्या हो गया साथियों, वो आक्रामक हो गया, तो उसको कहा जाएगा भाई ये तो बहुत एग्रेसिव हो गया। तो इसका उल्टा क्या होगा, देखिए इसका उल्टा शांत होगा ना, बिल्कुल होगा। तो आपको बताने के शांत की इंग्लिश क्या है, काल्म का मतलब शांत होता है, एक्साइटेड का मतलब साथियों नहीं बिल्कुल उत्साहित होता है, शार्प का मतलब तेज होता है, सिंपल का मतलब सरल होता है। मैं कहूंगा काल्म का मतलब क्या होता है, शांत होता है, यानी कि एग्रेसिव का एंटोनिम क्या हो सकता है, काल्म हो सकता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रिवोलस की अगर बात करें, इसका एंटोनिम्स आपसे साथियों पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए देखिए फ्रिवोलस की अगर बात करें, यहां पर एक वर्ड आया है फ्री, मतलब बिल्कुल उसके पास, वो बिल्कुल फ्री है, उसके पास कुछ नहीं है, या बिल्कुल वो छोटा आदमी है, या उसको कह सकते हैं तुच्छ कह सकते हैं, ठीक है ना, उसको कुछ ज्ञान नहीं है, उसको कुछ नॉलेज नहीं है, तो उसको फ्रिवोलस कहा जाता है। इसका एंटोनिम क्या होगा, क्विट होगा। क्विट का मतलब तो चुपचाप होता है, एंटोनिम ये थोड़ी ना होगा। पेटी की अगर बात करें साथियों, कम, पेटी मतलब कम होता है। वाइस की अगर बात करें साथियों, वाइस का मतलब होता है भाई समझदार, बुद्धिमान। तो मैं कहूंगा कि अगर किसी को नॉलेज नहीं है, कोई छोटा आदमी है, कोई तुच्छ है, तो उसका एंटोनिम वाइस ही हो सकता है। वाइस का मतलब होता है साथियों बुद्धिमान। और आइडल की अगर बात करें, ठीक है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। तो मैं कहूंगा कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अब यहां पर आपको बताना है द केयर कैन नॉट बी ए पैनासिया फॉर ऑल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। अब यहां पर कौन सा ऑप्शन आना चाहिए मुझे बताइए, केयर आना चाहिए, हीलिंग आना चाहिए, ट्रीटमेंट आना चाहिए, डायग्नोसिस आना चाहिए? देखिए मुझे बताइए। देखिए ट्रीटमेंट की अगर बात करें, यानी कि ट्रीटमेंट कैन नॉट बी पैनासिया फॉर ऑल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, तो मैं कहूंगा ट्रीटमेंट ही यहां पर आ जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग, यानी कि ब्लू ब्लड का मतलब आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि ब्लू ब्लड का मतलब क्या होगा, मुझे बताइए। देखिए जिसका ब्लू ब्लड है वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, क्या हम लोग कह सकते हैं जिसका ब्लू ब्लड है, ठीक है, नीला खून है, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो कुलीन है, उसके अंदर वो मतलब बहुत अच्छा व्यक्ति, ये हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा उसका अच्छे से जन्म हुआ है, सब कुछ अच्छा हुआ है। तो अब आपको बताने नोबल बर्थ कहेंगे या रेयर साइट कहेंगे साथियों इसको हम लोग, ठीक है, या बैड मूड नहीं कह सकते, वीक पर्सन भी नहीं कह सकते, रेयर साइड भी नहीं, नोबल बर्थ उसको कह सकते हैं। यानी कि ब्लू ब्लड का एक तरीके से मीनिंग क्या हो जाएगा, नोबल बर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, ए पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ कैटल, यानी कि एक ऐसा बंदा, ए पर्सन की बात की गई है, यानी कि एक ऐसा बंदा साथियों जो क्या कर रहा है, जो एक तरीके से कैटल की देखभाल कर रहा है। जो कैटल की देखभाल करता है उसको चरवाहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, उसको चरवाहा कहा जाता है, कि भाई चरा रहा है कैटल्स को। तो मैं कहूंगा चरवाहा की इंग्लिश क्या होती है, तो ये आपको भी मालूम होना चाहिए, काउहर्ड कहते हैं साथियों, काउहर्ड कहते हैं। तो आपका यही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए गार्ड हो नहीं सकता, गार्ड का मतलब रक्षक होता है। लैंडलॉर्ड की अगर बात करें, भूमि के मालिक को कहते हैं। गार्डनर साथियों कौन होता है, माली होता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि आपको बताना है एमिएबल का सिनोनिम क्या होगा, बताइए। तो एमिएबल की अगर बात देख, जैसे कि एमिएबल, कुछ लोग होते हैं एमिएबल यानी कि मिलनसार, कुछ लोग होते नहीं साथियों मिलनसार, ठीक है, आपके दुख में काम आएंगे, आपके खुशी में काम आएंगे, आप पर अगर कोई दिक्कत पड़ेगी तो भाई बहुत मिलनसार है, कहते हैं एमिएबल। तो एक ऐसा वर्ड आपको बताना है जिसका मतलब होता है मिलनसार, मुझे बताइए। क्या डिसऑनेस्ट को मिलनसार कहेंगे साथियों, ठीक है, तो डिसऑनेस्ट मतलब तो बेईमान होता है। डिसएग्रीएबल यानी कि जिसको भाई एक तरीके से स्वीकार ही नहीं किया जा सकता, उसको ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार या फ्रेंडली। देखिए जो फ्रेंडली होगा ना वो कहीं ना कहीं मिलनसार होगा, ऑनेस्ट जरूरी नहीं वो ईमानदार हो सकता है, वो मिलनसार नहीं हो सकता। यानी कि फ्रेंडली की अगर बात करें तो मिलनसार आपका यानी कि एमिएबल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है ही हैज बीन कंसिस्टेंट इन दिस परफॉर्मेंस थ्रू आउट। अब यहां पर कंसिस्टेंट आएगा, कंस्ट्रक्टिव आएगा, कंडक्टिव आएगा या कैन नोटेटिव आएगा, मुझे बताइए। तो आपका राइट आंसर साथियों जो जाएगा वो कंसिस्टेंट के साथ जाएगा। किसके साथ, ही हैज बीन कंसिस्टेंट इन हिज परफॉर्मेंस थ्रू आउट। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। और रीजनिंग के साथियों कुल मिला के अगर बात करें रीजनिंग के हम लोग साथियों यहाँ पर 10 क्वेश्चन देखेंगे। कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन देखेंगे। मेरा मानना इन 10 क्वेश्चन में से साथियों तकरीबन 7 क्वेश्चन आपको आना चाहिए अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है ना। देखिए दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार से घन बने कि उस अक्षर का चयन करे जो अक्षर डी
दर्शाने वाले फलक के विपरीत हो। देखिए अगर आपसे यहां पर पूछा जाता कि ई का विपरीत क्या होगा, तो ई का विपरीत क्या होता साथियों, ए होता। ई का विपरीत क्या होता, ई का विपरीत साथियों ए होता। अगर आपसे पूछा जाता साथियों क्या इफ का विपरीत क्या होगा, तो आप साथियों सी बताते। और यहां पर पूछा गया है डी का विपरीत क्या होगा, तो डी का विपरीत साथियों क्या हो जाएगा, डी का विपरीत बी हो जाएगा। तो डी का विपरीत पूछा गया साथियों बी हो जाएगा और बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैटर समझे ना, लॉजिक समझे ना। देखिए एक को छोड़कर एक, यानी कि इस वाले का ये, देखिए इसका तो ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा और बाकी बचा ये, इसका ये हो जाएगा। तो कुछ भी अगर सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा तो मेरा मानना है कि आप उसको बहुत आराम से कर डालेंगे। ठीक है, चलिए तो अगले नंबर का सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, देखिए सवाल को और बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है। यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए सबसे पहले 27 है, उसके बाद 41 है, उसके बाद 57 है और उसके बाद 76 है और फिर 99 है। और आपको बताने कि यहां पर कौन सा नंबर आ सकता है, बताइए। देखिए 27 में साथियों 14 बढ़ाया गया है तो 41 आया है। 14 की अगर बात करें इसमें साथियों 16 बढ़ाया गया है तो 57 आया है। 57 में 19 बढ़ाया गया है तो 76 आया है। 76 में साथियों लगभग 23 बढ़ाएंगे तो 99 आ जाएगा। अब देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों 2 बढ़ाया गया, यहां पर 3 बढ़ाया गया, यहां पर 4 बढ़ाया गया, तो जाहिर सी बात है यहां पर 5 बढ़ाया जाएगा। तो 23 और 5 कितना हो जाएगा साथियों, एक तरीके से 28 हो जाएगा। यानी कि 76 में 23 जोड़ा तो 99 आया, 99 में 28 जोड़ेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर अगर बात करें साथियों 127 आ जाएगा। मैं कहूंगा 127 के ऑप्शन में है, बिल्कुल है, यानी कि यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। अब आपको बताना है कि BEGIN से EBGNI बना दिया गया है, तो आपको बताना है CADET से क्या बनाया जा सकता है साथियों। देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। देखिए यहां पर अगर बात करें BE लिखा हुआ है और IN लिखा हुआ है। अब देखिए BE लिखा हुआ है ना, तो उसको EB कर दिया, बस पलट दिया, आगे का पीछे, पीछे का आगे, और जैसा G है वैसा G रखा है। और IN लिखा हुआ है ना, तो उसको NI कर दिया। यानी कि इसकी अगर बात करें CA लिखा हुआ ना, तो AC हो जाएगा। D जैसा लिखा है D वैसा ही आएगा, क्योंकि G जैसा लिखा था वैसे हम लोगों ने साथियों लिखा। उसके बाद ET लिखा है ना, तो TE हो जाएगा। अब आपको देखना है साथियों ये ऑप्शन कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ACDTE साथियों ऑप्शन नंबर C में लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर 12, 14, 56, यानी कि 12, 14 क्या लिखा हुआ, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याएं आपस में उसी तरह से संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित है। यानी कि जैसे 12, 14, 56 में जो संबंध है, आपको बताने के कौन से ऑप्शन में वही संबंध होगा। देखिए और बताइए सही जवाब क्या है। देखिए 12, 14, 56 हमें देखना है कि आखिर इसमें संबंध क्या है साथियों। देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर आखिर यहां पर क्या हो सकता है। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आता है साथियों, 3 आता है। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो साथियों 5 आता है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 11 आता है। ठीक है ना, यानी कि क्या आ गया साथियों, मैं कह सकता हूं 3, 5, 11 आ गया। अब इसमें कितना है साथियों, 2 बढ़ाया गया है, इसमें कितना बढ़ाया गया, 6 बढ़ाया गया। तो यही लॉजिक आपको बताना है किस ऑप्शन में लगा हुआ है। देखिए अगर हम साथियों इसकी बात करें, किसकी बात करें, एक सेकंड रुकिए। अगर हम पहले वाले ऑप्शन की बात करें, यानी कि 24, 16 और 214 की बात करें, तो इसमें साथियों ठीक है, इसको अगर जोड़ेंगे तो 6 आएगा, इसको जोड़ेंगे साथियों तो 7 आएगा, और इन सब को अगर हम जोड़ देंगे तो 5, 6, 7, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या साथियों 2 आ रहा है, नहीं 1 आ रहा है यहां पर। तो ये लॉजिक हमारा क्या होगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। तो हम ऑप्शन नंबर 2 वाले को साथियों एक बार देखते हैं। 2 वाले को देख लेते साथियों। यहां पर 16 आया, 18 आया और साथियों 96 आया। अब देखिए इसको जोड़ेंगे 7 आएगा, इसको जोड़ेंगे 9 आएगा, इसको जोड़ेंगे साथियों कितना 15 आएगा। अब देखिए यहां पर भी 2 बड़ा है और यहां पर कितना 6 बड़ा, यानी कि 2 बड़ा 6 बड़ा 2 बड़ा 6 बड़ा। तो मैं कहूंगा जो यहां पर लॉजिक लगा है वही लॉजिक आपका यहां पर लगा है, तो यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए सही जवाब यहां पर आपका क्या हो सकता है। कह रहे कि वर्गों के उस समूह का चयन कीजिए जिनके मध्य के संबंध को दिए गए वेन आरेख के द्वारा सर्वश्रेष्ठ अच्छे ढंग से साथियों दर्शाया जा सकता है। देखिए
जैसे कि मान लीजिए कार्डियोलॉजिस्ट है, वकील है, प्रोफेसर है। तो कार्डियोलॉजिस्ट साथियों हृदय वाले डॉक्टर को कहते हैं, वकील अलग होता है, प्रोफेसर अलग होता है। तो इसका तो कुछ इस प्रकार से बनना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए, लेकिन हमें ये वाला ढूंढना है, तो ये वाला ऑप्शन साथियों जो होगा ना वो हमारा नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, अगला देखते हैं साथियों, पुत्रियां, भाई और इंजीनियर। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए मान लीजिए इंजीनियर हैं और कुछ इंजीनियर, क्या भाई लोग कुछ इंजीनियर हैं, कुछ भाई लोग इंजीनियर नहीं हैं, कुछ पुत्रियां इंजीनियर हैं, कुछ पुत्रियां इंजीनियर नहीं है। तो यहां पर तो हमें ऐसा बनाना है, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। सी वाले की अगर बात करें साथियों, देखिए दादा माता, अब दादा लोग अलग हो जाएंगे, माताएं लोग अलग हो जाएंगी। फार्मासिस्ट हो सकता हो, कुछ फार्मासिस्ट दादा लोग हों, कुछ फार्मासिस्ट दादी लोग हों, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर बात करते हैं साथियों माताएं महिलाएं, देखिए जो महिलाएं होंगी, क्या जो महिलाएं होंगी वो सब माताएं होंगी, वो सब माताएं होंगी। और हो सकता हो साथियों यहां पर अगर बात करें कुछ वकील लोग, हो सकता है कुछ वकील लोग महिलाएं भी हो और कुछ माताएं वकील लोग भी हो। तो कुछ ऐसे साथियों ये वाला बनेगा ऑप्शन नंबर डी वाला। और ये भी साथियों कुछ ऐसे ही बना है, यानी कि मैं कहूंगा कि सवाल का जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए यदि दर्पण को दिए गए संयोजन के दाईं ओर रखा जाता है, कहां पर रखा जाता है साथियों, अगर मान लीजिए दर्पण को साथियों यहां पर रखा जाता है तो संयोजन के दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यानी कि ये DETA9P ये कैसे दिखेगा दर्पण में। देखिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि यहां पर दर्पण रखो और ये दर्पण में देखो कैसे दिखेगा। सबसे पहली बात आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो सबसे अंत का लेटर होता है वो सबसे पहले दिखता है, तो P सबसे पहले दिखेगा और उल्टा हो जाएगा। P का मुंह दाईं तरफ है तो बाईं तरफ हो जाएगा, तो इसमें P का मुंह दाईं तरफ है, हमने इसमें बाईं तरफ बना दिया। 9 का मुंह बाईं तरफ है, हम इसमें साथियों क्या बना देंगे, दाईं तरफ बना देंगे। A जैसा है A वैसा ही रहेगा और T का मुंह T इधर को हो जाएगा और E की बात करें E कुछ ऐसा हो जाएगा और D की बात करें D कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अब आपको बताना साथियों कि ऐसा ऑप्शन में कहां पर लिखा हुआ है, देखिए और बताइए। ये तो ऐसा तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा साथियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अक्षरों के उस संयोजन का क्या, अब यहां पर दिक्कत है साथियों, मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर खाली जगह है, उसके बाद यहां पर भी खाली जगह होना चाहिए, ठीक है, और यहां पर भी खाली जगह होनी चाहिए, DMD, ठीक है। हाँ ठीक है, अब उसके बाद MR के बाद साथियों खाली जगह यहां पर होना चाहिए, उसके बाद D के बाद भी एक खाली जगह है, बिल्कुल है, और यहां पर साथियों M है, खाली जगह है, और फिर T है। अब आपको बताना है साथियों कि इन खाली जगह में कौन कौन से लेटर आ सकते हैं। पहला काम कि खाली जगह को प्लस लेटर को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 है। कितने हैं साथियों, 15 है। तो या तो साथियों 5 का पेयर बन सकता है या 3 का पेयर बन सकता है। 5 का एक बार बना लेते हैं साथियों, एक बार हम लोग यहां पर 5 का पेयर साथियों क्या करते हैं, बना लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया, और 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया। आप देखेंगे साथियों सबसे शुरू में D आ रहा है और अंत में T आ रहा है, तो यहां पर शुरू में तो D है लेकिन अंत में T नहीं है, तो हमने अंत में T बना लिया। यहां पर शुरू में D है लेकिन अंत में T नहीं है, तो अंत में हमने T बना लिया। अब देखिए बीच में M है, तो बीच में M यहां पर भी है, बीच में M यहां पर नहीं है, हमने यहां पर M बना लिया। तो अब ये वाला हमारा पूरा हो गया, यानी कि DQMRT, DQ यहां पर Q आ जाएगा, DQMRT, DQMRT। तो अब अगर बात करें साथियों, अब आपको अगला काम क्या करना है, अगला काम आपको ये करना है कि आपने अपने पेन से कौन कौन से वर्ड लिखे वो लिख दीजिए। आपने M लिखा है, आपने T लिखा है, आपने Q लिखा है, आपने फिर T लिखा है, फिर Q लिखा है, फिर R लिखा है। और अब अंतिम काम ये कर लीजिए कि ये देख लीजिए कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो मैं कहूंगा MTQ, 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 TQR। तो ये तो साथियों ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है MTQ और TQR। तो जिनका भी आंसर, जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। एक निश्चित कूट भाषा में POUR को OPRU लिखा जाता है। उसके बाद कहा गया है कि TACKLE को ATKCEL लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि FORMATIONS को क्या लिखा जा सकता है। तो यहां पर आपको बताना है कि आखिर इसमें और इसमें क्या लॉजिक लगा है। देखिए ये PO है,
ठीक है ना, ये पीओ है और ये क्या बना दिया गया, ओपी बना दिया गया, यानी कि बस क्या किया गया है, ओ की जगह पर पी, पी की जगह पर ओ, ये यूआर है और यूआर की जगह पर साथियों आर यू बना दिया गया। उसी प्रकार यहां पर देखिए टीए है तो साथियों एटी बना दिया गया, क्या टीए है तो एटी बना दिया गया, और सी के है तो साथियों सी के सी बना दिया गया, और एल ई है तो ईएल बना दिया गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए उसके बाद देखिए, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब इसमें साथियों कुछ नहीं करना है, देखिए ओ है ना, तो ये ओ यहां पर आ जाएगा, एफ यहां पर आ जाएगा, आर एम है तो एम पहले आ जाएगा, आर बाद में आ जाएगा। उसी प्रकार साथियों टी ए आ जाएगा और ओ आई आ जाएगा और एस एन आ जाएगा। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन से ऑप्शन में साथियों लिखा हुआ है, ठीक है। ये एन है, एन तो एस एन कहां पर लिखा हो, एक यहां पर लिखा हुआ है, एक यहां पर लिखा हुआ है। और उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर अगर बात करें देखिए ओ एफ एम आर टी ए आई ओ, ये बिल्कुल सही हो जाएगी, ये आपका सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा मैं कहूंगा जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ था तो बिल्कुल करेक्ट था। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपकी स्क्रीन पर देखिए और बता दीजिए कि आपका सही जवाब क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है साथियों, एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसे कॉन्सेप्ट वाला साथियों क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसकी अगर बात करें क्या लिखा हुआ, PLAN को क्या लिखा जाता है कि OBMQ लिखा जाता है, NOT को UPO लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि MOTHER को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहां पर अगर बात करें, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, देखिए एक काम करिए साथियों कि ये P से जो है ना, P से साथियों ये क्या हुआ है, ये Q हुआ है, P के बाद होता है Q, L के बाद होता है साथियों M, और A के बाद होता है B, और साथियों N के बाद होता है O। और यहीं पर ये यहां पर भी ये वही चीज लगी हुई है कि N के बाद होता है O, O के बाद होता है P, और T के बाद ये होता है U। तो मैं कहूंगा साथियों M के यहां पर क्या आ जाएगा, ठीक है, M के बाद क्या होता है साथियों N हो जाएगा, तो यहां पर मैं कहूंगा N आ जाएगा। O के बाद क्या होता है साथियों P होता है, तो यहां पर P आ जाएगा। T के बाद U होता है, H के बाद साथियों I होता है, E के बाद F होता है, और R के बाद साथियों S होता है। तो एक ऐसा ऑप्शन कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, यानी कि SFIUPN, तो ऑप्शन नंबर डी में ऐसा ऑप्शन है। तो मैं कहूंगा कि जिनका आंसर मेरे आंसर से पहले आ गया हो उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि वीडियो को आप लोग क्या कर दीजिए, एक बार लाइक आप लोग अवश्य कर दीजिए, और इस सवाल को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताने की कोशिश कीजिए कि इस सवाल का सही जवाब आपका क्या है। देखिए कह रहे हैं कि 6 मित्र हैं, कितने मित्र हैं, 6 मित्र हैं, गोवर्धन है, सरयू, रेखा है, श्यामला, हेमा और गणेश है। ये एक टिकट काउंटर पर पंक्ति में खड़े हुए हैं। सरयू और हेमा के बीच में 2 व्यक्ति हैं, क्या सरयू और हेमा के बीच में 2 व्यक्ति हैं, बिल्कुल 2 व्यक्ति हैं, कह सकते 2 व्यक्ति हैं। रेखा ठीक हेमा और श्यामला के बीच में है, ठीक है। गोवर्धन के आगे केवल एक व्यक्ति है, तो गोवर्धन के आगे क्या कहा गया है, गोवर्धन के आगे केवल एक व्यक्ति, यानी कि मैं कहूंगा साथियों, मान लीजिए मैं बना लेता हूं 6 व्यक्ति ना, 1 2 3 4 5 6। अब कह रहे कि गोवर्धन के आगे केवल एक व्यक्ति, यानी कि गोवर्धन यहां पर आएगा क्योंकि गोवर्धन के आगे केवल एक व्यक्ति है, ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद कहा जा रहा है कि गणेश जो कि पंक्ति के पिछले छोर से तीसरे स्थान पर है, ठीक है, यानी कि पिछला छोर ये हो गया, इसका तीसरा स्थान क्या हुआ, 1 2 3, यानी कि गणेश की अगर बात करें तो गणेश साथियों यहां पर है, कहां पर है, गणेश यहां पर है। चलिए गणेश जो कि पंक्ति के पिछले छोर से तीसरे स्थान पर है, वो यानी कि गणेश ठीक गोवर्धन और हेमा के बीच में है, ठीक है, यानी कि गोवर्धन और हेमा के बीच में, एक सेकंड, 1 2 3, गणेश जो कि पंक्ति के पिछले छोर से तीसरे स्थान पर है। अच्छा, गोवर्धन और हेमा के बीच में, देखिए अगर इस गणेश को अगर मान लीजिए यहां पर कहा तो गया है पिछले छोर से तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3 गणेश यहां पर, लेकिन कहा यह भी गया है कि गोवर्धन और हेमा के बीच में है कौन, गणेश। तो अगर हम साथियों गणेश को यहां से पिछले छोर से मान लीजिए, यहां से माने 1 2 3, तो गणेश साथियों यहां पर आएगा, क्योंकि कंडीशन जो कही नहीं थी, कंडीशन हमारी सही नहीं हो पा रही थी, क्योंकि देखिए गणेश और हेमा के बीच में गणेश है ये कहा गया है, तो हेमा साथियों यहां पर आ जाएगी, ठीक है। गणेश जो कि पंक्ति के पिछले छोर से, ठीक है, यहां से मान लेते 1 2 3, पिछले छोर से तीसरे स्थान पर, वो ठीक गोवर्धन और हेमा के बीच में, गोवर्धन और हेमा के बीच में गणेश, ठीक है। सरयू और हेमा के बीच में कौन 2 व्यक्ति बैठे हैं, आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए फिर से एक बार पढ़ लीजिए, कह रहे कि सरयू और हेमा के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो सरयू और हेमा,
तो सरयू और हेमा की अगर बात करें 1 2 3 4 5 6, तो अगर साथियों सरयू को हम यहां पर बैठा ले, क्योंकि यहीं पर जगह बचेगी, सरयू को अगर यहां पर बैठा ले तो 1 2 यानी कि सरयू और हेमा के बीच 2 लोग बैठ गए, ये तो कंडीशन आपकी पूरी हो गई। उसके बाद कहा जा रहा है कि रेखा ठीक हेमा और श्यामला के बीच में है, यानी कि हेमा और श्यामला के बीच में कौन है? रेखा है। तो साथियों हेमा और श्यामला को यहां पर बैठा लेंगे, हेमा और श्यामला के बीच में कौन है? रेखा है, तो रेखा यहां पर बैठ जाएंगी। तो अब 6 लोग थे और 6 लोग बैठ चुके हैं। पूछा जा रहा है कि सरयू और हेमा के बीच में कौन बैठते? सरयू ये है और हेमा साथियों ये है। कौन कौन बैठा है? एक तो साथियों गोवर्धन बैठा है और गणेश बैठा है। तो गोवर्धन और गणेश कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, अब आपके सामने मैथ के क्वेश्चन यहां पर शुरू हो चुके हैं। तो इन सभी मैथ के क्वेश्चंस को आप लोग देखिएगा। ऐसा भी सवाल आपसे साथियों पूछा जा सकता है कि 25% और 10% की 2 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट, यानी कि ये जो 2 छूटें हैं ना 25% की और 10% की, इनको एक छूट आपको बनाना है। इसका सूत्र क्या होता है साथियों? इसका सूत्र मैं आपको बता देता हूं, a + b - ab बटे 100, यानी कि a b क्या है? a 25% है, b 10% है। तो a क्या है? 25% है, लिख लो। b क्या है? 10% है, लिख लो। -25 × 10 आ जाएगा, बटे साथियों 100 आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा? ये आपका 4 हो जाएगा, ये 2 और आपका 5 हो जाएगा। मैं कहूंगा 2.5 यहां पर आ जाएगा, यानी कि 2.5 आ जाएगी। जब इसमें से 2.5 निकलेगा तो कितना बचेगा साथियों? 32.5% बचेगा। और 32.5% कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी वाले में। उसके बाद देखिए कहने के ए और बी की औसत मासिक आय 4500 है, बी और सी की औसत मासिक आय 5600 है, और ए और सी की औसत मासिक आय 4800 है। तो कह रहे कि बी की मासिक आय आपसे पूछी जा रही। देखिए आपसे यहां पर कहा गया है कि ए और बी की ये 2 लोग हो गए, ए और बी की जो औसत है आय, औसत मासिक आय है वो 4500 है, ठीक है ना, वो 4500 है। तो अगर हम कहें कि ए और बी की कुल मिला के आय कितनी है, तो इन दोनों को गुणा करा दो, 45 दूना 90, तो यानी कि 9000 जो मैं कहूंगा 9000 ये ए और बी की आय है। अब आप पता एक काम साथियों ये करो, आप औसत ना लिखो, आप इन दोनों की आयों का योग लिख दो। जैसे कि ए और बी की औसत आय, ए और बी की कुल आय हमने निकाली, कितनी निकाली? 9000 निकाली। उसी प्रकार आप बी और सी की निकाल लो। बी और सी की कैसे निकालेंगे? बी और सी की 5600 है ना, 5600 की गुणा 2 से होगी तो कितना हो जाएगा साथियों? ठीक है ना, कितना हो जाएगा साथियों? 1,12,000 मेरे हिसाब से हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1,12,000 हो जाएगा। 1,12,000 थोड़ी ना, लगभग हम कह सकते हैं साथियों 11,200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां पर 11,000, ये 56,000 थोड़ी ना है, 56,000 होता तो होता 1,12,000, ठीक है ना। तो 11,200 यहां पर आ गया, इसको हम सही से लिख देते हैं। देखिए 11,200 यहां पर आ गया। उसके बाद इसी प्रकार ए और सी की आप निकाल लीजिए। 4800 है, 4800 का दुगना 96 होता है, यानी कि 9600 हो जाएगी। तो अब इतनी बात आपको मालूम पड़ चुकी है। अब यहां पर अगर बात करें, देखिए यहां पर ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। तो एक काम करो साथियों, 2a + b + c बराबर, अब इनको साथियों क्या कर लो? इन सब को जोड़ लो, इन सब को साथियों जोड़ लो कि 9000, 11,200 और 9600 टोटल आखिर कितना बैठेगा। तो अगर साथियों इनको जोड़ने पर आए तो कितना बैठेगा मैं आपको बता देता हूं एक तरीके से साथियों, 29,800 बैठेगा। कितना बैठेगा? 29,800 बैठेगा। अब a + b + c का एक तरीके से 29,800 बटे 2 हो जाएगा। 2 से अगर कट करेंगे 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 नीम 18, 00 आ गया। यानी कि ये पता क्या है? ये ए और बी और सी की कुल आय का योग है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ए बी सी की कुल आय का योग कितना होगा तो 14,090 आप बताते, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि बी की मासिक आय कितनी है। तो बी की मासिक आय निकालने के लिए पता आप क्या करेंगे? बी की मासिक आय निकालने के लिए साथियों आप ये करेंगे कि इसमें से आप ए और सी की माइनस कर देंगे ए और सी की मासिक आय, और ए और सी की मासिक आय कितनी है? 9600 है, यानी कि 14,900 में से साथियों 9600 आप माइनस कर देंगे तो 00 यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5, यानी कि 5300 जो होगी ये आपकी बी की आय होगी। तो 5300 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी वाले में।
दो मित्र ए और बी एक व्यवसाय में 3:4 के अनुपात में निवेश करते हैं। ए ने 2 महीने पहले अपना हिस्सा वापस ले लिया। 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ 2600 रुपए हुआ, तो ए को लाभ के रूप में कितना हिस्सा मिला। देखिए यहाँ पर 2 लोग बताए गए हैं, ए और बी बताया गया। कहने के ए अगर साथियों 3 डालता है, 3 पैसे डालता है, 3 रुपए डालता है, तो बी साथियों 4 रुपए डालता है। कह रहे कि ए ने 2 महीने पहले, देखिए यहां पर साल की बात चल रही है, अगर बी ने अपना पैसा 12 महीने के लिए लगाया तो ए ने 2 महीने पहले ही अपना हिस्सा वापस ले लिया, यानी कि ए ने 10 महीने के लिए अपना पैसा लगाया होगा। ठीक, आप साथियों इसको गुणा कर लीजिए। आप गुणा आप कैसे करेंगे, 12 चौक 48 हो जाएगा और 3 धाम कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। यानी कि अगर हम बात करें कि अगर ए को 30 रुपए मिलते हैं लाभ के रूप में, तो बी को साथियों कितने मिलेंगे, 48 रुपए मिलेंगे। इसको अगर थोड़ा सा छोटा करे, कट करे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 छंग 18 हो गया, और अगर कट करे साथियों 5 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। यानी कि ये पता क्या है, ये ए और बी का लाभ का हिस्सा है। कहने के ए और बी को अगर कुल मिला के 2600 लाभ के रूप में अगर मिलते हैं तो ए का हिस्सा क्या होगा। ए का अनुपात क्या है, 5 है, और नीचे इन दोनों का योगफल आ जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, 13 यहां पर आ जाएगा। यानी कि 13 कम 13, 13 दूना 26 हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी कि 1000 जो है ना, ये किसको मिलेगा साथियों, ए को मिलेगा लाभ के रूप में। तो मैं कह सकता हूं बी को कितना मिलेगा, 2600 है ना, तो बी को साथियों 1600 मिलेगा। तो आपसे ए का पूछा गया है तो ए का आप बता देंगे, 1000 रुपए लाभ के रूप में मिलेगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि 2 लंबवृत्तीय शंकु हैं सी और डी, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात, यानी कि अगर इनकी त्रिज्या की बात करते हैं साथियों तो 2:3 के अनुपात में है, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात करते हैं, यानी कि साथियों H1 और H2 की अगर बात करते हैं तो 3:2 दे रखा है। इतनी बात आपको पता है, ठीक है ना। चलिए, तो कह रहे कि शंकु डी का आयतन और शंकु सी के आयतन का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। अब यहां पर अगर बात करें साथियों शंकु का आयतन क्या सूत्र क्या होता है, ठीक है, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, ये सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता देता हूं। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ना, बिल्कुल होता है। तो अगर मैं साथियों कहूं, मान लीजिए क्या यहां पर साथियों कहा गया शंकु डी का आयतन और शंकु सी का आयतन, तो शंकु ये डी का आयतन हो गया और ये क्या हो गया, शंकु ये सी का आयतन हो गया। अब आयतन की अगर बात करें साथियों क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और नीचे क्या आ जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर बात करें, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अब आपके पास साथियों क्या बचेगा, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो बचेगा वो आर स्क्वायर एच और आर स्क्वायर एच बचेगा। तो मैं कह सकता हूं साथियों आर क्या है, पहला वाला अगर R1 की अगर बात करते हैं, देखिए अच्छा शंकु डी है ना, तो ये जो है ना, ये साथियों एक तरीके से यहां पर अगर बात करें ये R2 है और ये H2 है, ये R1 है, ये H1 है तो R स्क्वायर, लेकिन ये 1 1 वाला है, क्योंकि D की बात करिए ना, C वाला 1 है D। तो अब यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं तो R2 कितना है साथियों, R2 आपका 3 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आपका यहां पर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब R2 की बात की गई है तो ऐसा करो 3 × 3 कर लो, और उसके बाद H2 की बात की गई तो H2 कितना है, 2 है, तो साथियों यहाँ पर 2 आ जाएगा। बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आपका साथियों क्या आ जाएगा, R1 कितना है, 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 × 2, और यहाँ पर H1 की अगर बात करते हैं साथियों तो कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। इतनी बात आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, अब इसकी अगर बात करें, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, 3 2 बचेगा, यानी कि साथियों मैं कह सकता हूं कि D का अनुपात क्या हो जाएगा, 3, और C का अनुपात क्या हो जाएगा, 2, यानी कि 3:2 जो होगा, 3:2, यही तो शंकु D के आयतन और शंकु C के आयतन का अनुपात होगा। तो 3:2 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ठीक है ना। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि वरुण ने एक थोक व्यापारी से पर्दे का कपड़ा खरीदा। किससे खरीदा, एक थोक व्यापारी से साथियों पर्दे का कपड़ा खरीदा, जिसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट थी। ठीक है ना। मान लीजिए साथियों उस पर अगर अंकित मूल्य कितना लिखा हुआ हो, अगर अंकित मूल्य उस पर साथियों 100 रुपए लिखा हुआ हो, मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊंगा जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है, तो उसने 20% की छूट पर लिया, यानी कि साथियों में जाहिर सी बात है उसने 80 रुपए का लिया होगा। अरे भाई वरुण ने एक कपड़ा खरीदा,
उसने अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर लिया। अंकित मूल्य अगर 100 लिखा होगा तो जब 20% की छूट उसने पाई होगी तो 80 रुपए का तो कपड़ा लिया होगा, और फिर उसने उस कपड़े पर उसके अंकित मूल्य से 20% अधिक अंकित किए, यानी कि जो अंकित मूल्य था ना 100 रुपए, इससे 20% अधिक अंकित किए, तो मैं कहूंगा उसने 120 रुपए अंकित कर दिए होंगे बिल्कुल, और उस पर 10% की छूट दे दी, यानी कि इस पर 10% की छूट दी। जब इस पर 10% की छूट दोगे यानी कि इसमें से 12 कम हो जाएगा, यानी कि 108 रुपए में उसने बेचा, तो कह रहे हैं कि उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा, ये आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए उसको पड़ा था 80 रुपए में और वो बेच रहा है 108 रुपए में, कितना बढ़ती बेच रहा है साथियों, मैं कहूंगा एक तरीके से 20 और 8 28 रुपए बढ़ती बेच रहा है। तो इसको आपको प्रतिशत में बदलना है साथियों, गुणा 100 कर लीजिए, 80 नीचे लिख लीजिए, 20 पंजे और 20 चौक आ जाएगा, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा, यानी कि उसका जो लाभ होगा वो 35% का होगा। और 35% कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी वाले में। देखिए किताबी भाषा में अगर आप देखेंगे तो इसका सॉल्यूशन बहुत कठिन है, इतना कठिन है कि कुछ बच्चों को समझ में आ जाएगा और कुछ को नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में ये समझा दिया क्वेश्चन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, चलिए देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग हो, निम्नलिखित प्रत्येक संख्या से विभाज्य, यानी कि इसमें से कौन सी एक पूर्ण वर्ग है, ये तो सभी एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है ना, जो 15 से भी विभाजित हो, 24 से भी विभाजित हो, 36 से भी विभाजित हो, तो एक ऐसी संख्या हम निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। इसका एलसीएम साथियों हम लोग निकाल लेते हैं। एलसीएम की अगर बात करें साथियों, 2 से अगर कट करें तो 15 आ गया, यहाँ पर 12 आ गया, यहाँ पर 18 आ गया, 2 से कट करें 15 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 2 से अगर कट करें 15 आ गया, 3 आ गया, 9 आ गया। अब 3 से कट होगा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर से 3 से होगा, 3 एकम 3, और ये 5 से हो जाएगा साथियों। अब देखिए, अब आपको करना यह है कि एक ऐसी संख्या पता लगाना है कि जो एक पूर्ण वर्ग हो, तो और 15, 24, 36 से कट जाए। अब देखिए पता क्या होना चाहिए, ये 2 का पेयर बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर 2 का पेयर, ये एक 3 का पेयर हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें साथियों, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब यहाँ पर देखिए ये तो पेयर बन रहा है, ये भी पेयर बन रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगर इसको पूर्ण वर्ग वाली संख्या बनाना है तो इसको भी 5 का पेयर करना पड़ेगा, और ये बेचारा 2 इकलौता सिंगल है, इसको भी 2 से 2 करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर अगर बात करें, अब इसकी आप गुणा कराइए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है, 16 तिया कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, 16 तिया 48, ये 48 आपका आ गया, और 5 पंजे 25, 25 तिया 75। अब आप इसकी गुणा करा लीजिए, जो नंबर आएगा वही आप देख लीजिए, 8 पंजे 40 हो जाएगा, 5 चौक 20, और साथियों ये आपका 24 हो जाएगा, ठीक है ना, और 7 छंग 7 7 49, 7 अट्ठे आपका 56 हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 आपका कितना हो जाएगा साथियों, 28 और आपका 33 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको जोड़ लीजिए साथियों, 10 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, 3, यानी कि 3600 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 3600 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है और पूरी तरीके से 15, 24, 36 से विभाजित भी हो रही है। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो मैं कहूंगा कि आप सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अब यहाँ पर अगर बात करें, देखिए एसएससी एमटीएस की जब हम बात करते हैं साथियों 2024 की एग्जाम की, अब तक आपकी कैसी शिफ्ट आ रही है, कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए साथियों आपके लिए 10 प्रैक्टिस पेपर तैयार किए गए। मेरा मानना है कि इन प्रैक्टिस पेपर में वो सारे क्वेश्चन साथियों आप देखेंगे जो आप तकरीबन लगभग, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वही क्वेश्चन आपसे आ जाएं। तो मैं कहूंगा साथियों 10 मॉडल पेपर आपको दिया जा रहा है और इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको दी जा रही है साथियों करंट अफेयर की, क्योंकि करंट अफेयर के भी समझ लीजिए 7 से 8 क्वेश्चन आपसे साथियों पूछे जा रहे हैं। तो मैं कहूंगा अगर इन दोनों पीडीएफ को आप सरसरी निगाहों से एक बार देखकर चले जाएंगे एग्जाम से पहले तो 65 से 75% पेपर आपका इन्हीं 2 पीडीएफ से आ जाएगा। तो इन दोनों पीडीएफ की अगर बात करें 45 रुपए में दोनों पीडीएफ आपको दी जा रही है, डिस्क्रिप्शन में साथियों लिंक है, ठीक है ना। तो सिर्फ 45 रुपए में साथियों पीडीएफ दी जा रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एसएससी एमटीएस पीडीएफ करके लिखा होगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर साथियों आप 45 का पेमेंट करके इन दोनों पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को साथियों लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।